नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के बगल में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम सतीश है। सतीश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी ट्रक ड्राइवर सतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर के बगल में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे साथ मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिस घटना को मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूं। दोस्तों, अक्सर जब कभी भी हम किसी सुनसान जगह से सफर करते हैं या फिर पैदल ही गुजरते हैं तो कई बार उस सुनसान जगह से निकलते वक्त अपने को कुछ आवाजें ऐसी सुनाई देती हैं जिन आवाजों का वहां पर होना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरे का संकेत होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आप किसी सुनसान जगह से रात के वक्त या फिर गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल बीच वाली दोपहर के टाइम पर निकल रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसी अजीब सी आवाज सुनाई दी थी जिस आवाज को आपने पहले कभी भी नहीं सुना था। एक पल के लिए उस आवाज को सुनते ही कहीं ना कहीं आपके चलते हुए कदम रुक गए होंगे और फिर जैसे ही आपको उस आवाज को सुनकर थोड़ा सा डर का एहसास हुआ तो आप दौड़ते हुए या फिर काफी तेजी से चलते हुए वापस अपने घर की तरफ आ गए होंगे। पर ऐसा हर इंसान नहीं करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस आवाज को सुनने के बाद वो आवाज कहां से आ रही है या फिर किस चीज की आई है ये जानने के लिए जिस तरफ से वो आवाज आती रहती है उसी तरफ जाने लगते हैं। और कहीं ना कहीं यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसी आवाजों को नजरअंदाज कर देता है और शायद हमारे लिए उन आवाजों को नजरअंदाज करके आगे निकल जाना ही ठीक रहता है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वैसी आवाजों को सुनने के बाद उसी तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ से वो आवाज उनको आती हुई सुनाई देती है और ऐसा करके वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और एक बार ऐसी ही गलती मेरे से भी हुई थी, लेकिन आज तक भी मेरे को उस एक गलती का पछतावा हो रहा है कि काश उस दिन उस आवाज को नजरअंदाज करके मैं वहां से वापस चला आता तो मेरे साथ वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो कभी भी नहीं होता और ना ही मुझे आज तक उस डर में जीना पड़ता जिस डर में मैं जी रहा हूं। आज भी रात को कई बार सोते सोते मैं अचानक से चीख कर उठ जाता हूं, क्योंकि नींद में मुझे कई बार ऐसे सपने आते हैं कि जैसे वो चीज आज भी मेरी आंखों के सामने ही है और कुछ ही देर में वो मेरे ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन जैसे जैसे उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आता जाता है तो फिर कुछ ही देर बाद मैं डर के मारे घबराकर चीखते हुए नींद से उठ जाता हूं और जब उठता हूं तो मेरे पूरे बदन पर बुरी तरीके से पसीना आया हुआ रहता है। इसके साथ ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उस एक गलती की वजह से हो रहा है। अब वो गलती क्या थी और मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज तक मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको इस कहानी में अंत तक जानने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इस कहानी को पूरा सुने बिना बीच में छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्योंकि हो सकता है आधी अधूरी बात इंसान को नुकसान में पहुंचा दे। तो हो सकता है शायद आपको भी इस कहानी में कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिस बात को सुनने के बाद आप भी कोई ऐसी गलती ना करें जो गलती मैंने की थी। दरअसल ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। आज से 8 साल पहले जब मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 10 साल का वक्त हो गया था तो उस टाइम पर मैं राजस्थान से बाहर के स्टेट में अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाने का काम करता था, क्योंकि उस वक्त मैं कोटा की एक फैक्ट्री में लगा हुआ था जहां से मुझे उस फैक्ट्री में जो भी कच्चा माल बनता था
उस माल को एक ऐसी दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना रहता था जहां से उस माल को आगे किसी दूसरी चीज को बनाने में काम में लिया जाता था। तो इसीलिए मेरी हर महीने में ही 4 से 5 ट्रिप अलग अलग स्टेट की होती रहती थी। इसी तरह एक बार उस फैक्ट्री में शाम के लगभग 4 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी मुकेश अपने ट्रक में कुछ सामान लोड कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर उस फैक्ट्री के जो मालिक मोहित भैया थे वो आ जाते हैं और वहां आते ही वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ टाइम देखते हुए मुझसे कहते हैं कि अरे सतीश, जल्दी करो, आज तो तुमने बहुत लेट कर दिया है। अगर ये माल कल सुबह तक उस फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस माल को आज किसी भी हालत में यहां से रवाना करना ही है और माल की डिलीवरी करने के लिए तुम किसी और ड्राइवर को बिल्कुल भी मत भेज देना। इस माल को सही सलामत वहां तक पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए आज की इस ट्रिप को तुम ही कंप्लीट करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो घर पर चले जाओ और इस माल को किसी और ड्राइवर को देखकर भेज दो। अब जैसे ही मेरी फैक्ट्री के मालिक ने मुझसे ये बात कही तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं नहीं भैया जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस माल को सही सलामत जहां भी पहुंचाना है मैं वहां पहुंचा दूंगा। अभी मैंने मोहित भैया से ये बात बोली ही थी कि तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन की घंटी बजते ही वो अपने फोन को लेकर वहां से साइड में बात करते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही मैं मेरे खलासी मुकेश से कहता हूं कि अरे मुकेश, क्या कर रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला वरना हम लोग काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। वैसे ही शाम के 4 बज चुके हैं और तू जिस तरीके से काम कर रहा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि हम शाम के 6 बजे से पहले यहां से रवाना हो पाएंगे। अब मेरे ऐसा कहते ही मुकेश मुझसे कहता है कि आप तो बस मुझे मशीन समझते हो, आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं। दोपहर के 1 बजे से इस सामान को उठाकर रखने में लगा हुआ हूं, लेकिन यह सामान है ही इतना भारी कि मुझसे अकेले से ज्यादा जल्दी से रखा नहीं जा रहा। अगर मैंने जल्दबाजी करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं हाथ पैर पर चोट लग जाएगी और उसके बाद पूरा का पूरा माल आपको खुद को अकेले को ही लोड करना पड़ेगा। अब उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तू जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर। अब उससे ऐसा कहकर मैं भी उस फैक्ट्री के ऑफिस की तरफ चला जाता हूं, क्योंकि रास्ते में मुझे जो जरूरत के कागजात चाहिए थे मैं उनको बनवाने के लिए उस तरफ गया था। और जब तक मैं कागजात बनवा कर वापस आया तब तक मुकेश ने भी सारा सामान ट्रक में पीछे की तरफ लोड कर दिया था और उसके बाद मैं अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल चुका था। जब मैं वहां से निकला था तो उस वक्त तक शाम के लगभग 6:30 बजे का वक्त हो चुका था। उस टाइम को देखकर फैक्ट्री से निकलते हुए मेरे केबिन में मेरे ही बगल में मेरा जो खलासी मुकेश बैठा हुआ था, मैं उससे कहता हूं कि देख ले, तेरी वजह से हम लोग आधा घंटा लेट हो गए हैं और अब इस आधे घंटे के चक्कर में अपन उस फैक्ट्री में पूरे 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के वक्त सभी ऑफिस वाले लोग बाहर निकलते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी टाइम पर काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से आज हमको हाईवे पर काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। अब मेरे मुंह से ये बात सुनते ही मुकेश मुझसे फिर से वही बात कहता है कि उस्ताद, मैं भी एक इंसान ही हूं। आप देख तो रहे थे कि मैं दोपहर से ही माल को चढ़ाने में लगा हुआ था, बीच में 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया। मुझे ये बात कहकर मुकेश अपना थोड़ा सा मुंह बना लेता है। उसको उस तरीके से मुंह बनाता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये मेरी बात से नाराज हो गया है। इसी वजह से मैं उससे थोड़ा हंसी मजाक करते हुए फिर से अपने उस सफर को हर रोज की तरह तय करने लगता हूं। अब मैं और मुकेश मेरे ट्रक के अंदर एक हाईवे के ऊपर से गुजर रहे थे। उस वक्त केबिन में हल्के फुल्के फिल्मी गाने चल रहे थे और बाहर की तरफ से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। उस वक्त जिस माहौल से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि आज आगे चलकर हमारे साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा होने वाला है जिसके बारे में हमने हमारे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त कोटा की उस फैक्ट्री से वो कच्चा माल लेकर हम लोग गुजरात के जामनगर शहर की एक फैक्ट्री में जा रहे थे। उस फैक्ट्री तक सुबह होने से पहले पहले उस सामान को पहुंचाना बहुत जरूरी था। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके तय समय पर उस सामान को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में मैं अपने उस पूरे सामान से भरे हुए ट्रक को 80 से 90 की स्पीड के बीच चला रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सकूं। हालांकि उस वक्त मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि जामनगर की उस फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को सुबह के लगभग 9 से 10 बजे का टाइम हो ही जाएगा।
पर फिर भी मैं कैसे भी करके 10 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंचना चाहता था, क्योंकि मुझे जो टाइमलाइन दी गई थी वो सुबह के 10 बजे की थी। यानी कि सुबह के 10 बजे से पहले पहले मुझे किसी भी हालत में उस माल को उस फैक्ट्री तक पहुंचाना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने को किसी चीज की जरूरत होती है या फिर जल्दबाजी में हमें कहीं पर जाना होता है तो वो चीज कभी भी होती नहीं है। और वैसा ही कुछ उस दिन हम लोगों के साथ भी हुआ था। जब हम लोग सुबह के 5 बजे के आसपास में एक हाईवे से होकर निकल रहे थे तो उस वक्त जामनगर हम लोगों से मुश्किल से थोड़ी ही दूरी पर था। लेकिन तभी अचानक से ही मेरे ट्रक का पीछे वाला एक टायर फट जाता है और उस टायर के फटते ही मुझे मजबूरी में मेरे ट्रक को वहीं की वहीं रोकना पड़ा था। अब वो जो टायर फटा था वो फटा भी एक ऐसी जगह पर था जहां पर उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक नहीं था। मुश्किल से अगर वो टायर कैसे भी करके 15 से 20 किलोमीटर और आगे तक चल लेता तो मुझे वहीं की वहीं एक मैकेनिक मिल जाता। लेकिन अब जिस जगह पर फटा था वो जगह थोड़ा सा जंगल नुमा इलाका ही थी। आगे की तरफ जो शहर आने वाला था वो वहां से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ऐसे में अब मुझको मजबूरी में ही अपने ट्रक को उस हाईवे से उतारकर नीचे साइड में सर्विस रोड पर लेना पड़ा था। अब टायर के फटते ही मुझे इस बात का तो एहसास हो गया था कि आज मैं तय समय पर तो उस फैक्ट्री में बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाला। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि 10 बजे ना सही पर मैं वहां पर पहुंचने में इतना ज्यादा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं किसी से लिफ्ट लेकर मैकेनिक को लेकर आया और उसने टायर बदला तो उस वक्त तक इन सब चीजों के बीच दोपहर के 3 से 3:30 का वक्त हो गया था। और उस टाइम तक हम लोगों ने ना ही तो कुछ खाना खाया था और ना ही कुछ और किया था, बल्कि हम लोग तो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि 10 बजे के बाद से मेरे पास मेरी फैक्ट्री के मालिक के बार बार कॉल आना शुरू हो गए थे। हालांकि मैंने उनको बता दिया था कि रास्ते में ट्रक का टायर फट गया है और हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसको ठीक होते होते दोपहर हो ही गई थी। और फिर दोपहर के 3:30 बजे के आसपास में जब वो टायर ठीक हुआ तो उस टायर के ठीक होने के बाद भी सारा सामान वापस से समेटकर वहां से रवाना होते होते हम लोगों को शाम के 4 बज गए थे। लेकिन जो फटा हुआ टायर ठीक हुआ था उसको ठीक होने के बाद जिस मैकेनिक ने उसको ठीक किया था उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर इतने लोडिंग के साथ तुम इसको 40 से 50 की स्पीड से ऊपर चलाओगे तो हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम फिर से आ जाए। तो अब इस चीज की वजह से मैं अपने ट्रक को 40 से नीचे की स्पीड में ही चला रहा था। इतनी कम स्पीड में चलाने के कारण उस फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 9 बज गए थे। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस वक्त तक उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो वहां से निकल चुका था, जिसके चलते अब ना ही तो वहां पर मेरे ट्रक को खाली करवाने के लिए और मेरे खलासी मुकेश की मदद करने के लिए कोई लेबर थी और ना ही उस फैक्ट्री में काम करने वाला और कोई दूसरा शख्स वहां पर मौजूद था। जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे तो उस वक्त वहां पर उस फैक्ट्री के गेट पर सिर्फ एक गार्ड ही खड़ा हुआ था, लेकिन वो गार्ड भी दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उस वक्त जब हमने उस गार्ड को देखा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है या फिर वो दिमागी रूप से थोड़ा पागल है, क्योंकि जब हमने उस फैक्ट्री के गेट पर जाकर हॉर्न बजाई तो ट्रक की हेडलाइट को देखकर और हॉर्न की आवाज को सुनने के बावजूद भी वो गार्ड अपनी कुर्सी से उठा नहीं था और ना ही उसने गेट खोला था। जब काफी देर तक हॉर्न मारने के बावजूद भी उसने गेट नहीं खोला तो फिर मैं मेरे खिलासी मुकेश से कहता हूं कि अरे यार तुम ही जाकर गेट खोल दो, पता नहीं ये गार्ड तो नशा पता करके पड़ा है या फिर कुछ और बात है। अब मेरे ऐसा कहते ही मुकेश केबिन का फाटक खोलकर नीचे उतरता है और फिर वापस से उस फाटक को बंद करके सामने की तरफ जाकर उस फैक्ट्री का गेट खुद से ही खोलता है। मुकेश के गेट खोल देने के बाद मैं अपने ट्रक को उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता हूं, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने ट्रक को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तो हमें वहां पर पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उस चीज के बारे में जब हमने उस फैक्ट्री के गेट पर जो गार्ड खड़ा हुआ था उससे पूछा तो वो गार्ड हम लोगों की तरफ देखकर सिर्फ इतना ही बोलता है कि कोई नहीं है यहाँ पर, सभी लोग चले गए हैं। अब जैसे ही उस गार्ड ने हम लोगों से ये बात कही तो मैं अपना फोन निकालकर मेरी फैक्ट्री का जो मालिक था उसको फोन करता हूँ, लेकिन उस रात तो मोहित भैया भी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। रात को चाहे मैं उनको 12 बजे भी फोन कर लेता तो वो नींद में होने के बावजूद भी फोन उठा लेते थे। पर उस दिन तो मैंने उनको लगभग 10 से 15 कॉल किए थे,
लेकिन उन्होंने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की थी। अब जब उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो फिर मैं उस फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के मालिक का जो ऑफिस बना हुआ था, उस ऑफिस की तरफ जाता हूँ। पर बाहर की तरफ से उस ऑफिस के ऊपर भी ताला लगा हुआ था। अब जब वो सब चीजें हुई तो फिर मैं मेरे खलासी मुकेश से कहता हूँ कि यार अब क्या करें। तो मेरे ऐसा कहते ही मुकेश मुझसे कहता है कि उस्ताद, आप भी इतने लंबे सफर में ट्रक चलाकर आए हो तो काफी थक गए होंगे और मेरा भी बैठे बैठे पूरा बदन अकड़ गया है। तो क्यों ना हम लोग आज की रात अपने ट्रक के केबिन के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होते ही जैसे ही इस फैक्ट्री का मालिक या फिर कोई काम करने वाला आएगा तो उसके बाद हम लोग उनसे जगह पूछकर वहां पर अपने माल को खाली कर देंगे। अब जैसे ही मुकेश ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि अरे नहीं नहीं, अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपने को इस माल को आज की रात ही खाली करके यहां से वापस निकलना है, क्योंकि मुझे अगली ट्रिप को जल्द से जल्द पूरा करके अपने घर जाना है। तेरी भाभी की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही है। उसके पेट में पता नहीं एक अजीब सा दर्द होता है। मुझे तो लग रहा है कि उसके पेट में कुछ बड़ी ही प्रॉब्लम है। जब मैंने मोहित भैया से छुट्टी की बात की थी तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि इन 2 ट्रिप को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर लो और उसके बाद 2-3 दिन के लिए घर चले जाना। ऐसे में अगर मैंने इन दोनों ट्रिप में ही अपने ये 2-3 दिन का टाइम खराब कर दिया तो फिर वो मुझे छुट्टी बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो तू ऐसा कर कि मैं ट्रक को अंदर की तरफ लगाता हूं और उसके बाद तू माल को खाली करना शुरू कर दे। एक बार अपन कहीं पर भी खाली कर देते हैं, उसके बाद अगला फैक्ट्री वाला जाने, अपने को उससे क्या मतलब है। अब आपस में इस तरह की बातें करके मैंने और मुकेश ने इस बात का पूरा मन बना लिया था कि हम लोग किसी से पूछे बिना ही उस फैक्ट्री के अंदर एक कोने में हमारे ट्रक के अंदर जो माल है उसको खाली कर देंगे और ऐसा सोचकर हम लोग उस चीज को करना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं तो इतने लंबे सफर से ट्रक चलाकर आया था तो मैं तो केबिन में जाकर लेट गया था, क्योंकि इतने लंबे सफर में मुकेश ने तो बीच बीच में हल्की फुल्की नींद की झपकियां ले ली थी। तो इसी वजह से पीछे की तरफ उसको काम पर लगाकर मैं अकेला ही केबिन में जाकर लेट जाता हूं। अभी मुझे केबिन में लेटे हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम ही हुआ होगा कि तभी अचानक से ही उस फैक्ट्री के अंदर जो लाइट जली हुई थी वो लाइट अजीब तरीके की आवाज करके झपझपाहट करने लगती हैं। और ऐसा भी नहीं था कि उस फैक्ट्री के अंदर कोई एक ही बल्ब झपझपाहट कर रहा था, बल्कि वहां पर जितने भी बल्ब लगे हुए थे वो सारे के सारे एक साथ ही उस तरीके से झपझपाहट कर रहे थे। हालांकि पहले तो मुझे उस बात का पता नहीं चलता है, क्योंकि उतने लंबे सफर से ट्रक चलाकर आने के कारण मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि केबिन में लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। लेकिन तभी नींद में ही मुझे वो उस तरह की झपझपाहट करने वाली वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि कहीं मेरे ट्रक के केबिन के अंदर ही तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया है। यही बात सोचकर जब मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं तो मुझे अपने केबिन में ऐसी रोशनी आती हुई दिखाई देती है कि जैसे बाहर की तरफ कोई आसमानी बिजली चमक रही हो, क्योंकि जिस वक्त उस फैक्ट्री की वो लाइट उस तरीके से झपझपाहट कर रही थी, उसी झपझपाहट के कारण जैसे ही वो लाइट कुछ देर के लिए बंद होती थी तो वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा पसर जाता था और फिर जैसे ही वो लाइट वापस जलती थी तो उसकी रोशनी हो जाती थी। अब जब वो चीज होने लगी तो मैं थोड़ा सा उठकर ये देखने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी बाहर की तरफ से कोई मेरे केबिन के फाटक को खटखटाता है। जब मुझे वो खटखटाने की आवाज सुनाई देती है तो जिस तरफ से वो खटखटाने की आवाज आई थी मैं उसी तरफ बाहर की ओर झांक कर देखता हूँ, और जैसे ही मैं बाहर की तरफ झांक कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर की तरफ और कोई नहीं बल्कि मेरा खलासी मुकेश ही खड़ा हुआ है। जब मैंने मुकेश को वहां पर खड़ा हुआ देखा तो मैं उससे पूछता हूं कि अरे क्या हुआ मुकेश, तू माल को खाली करना छोड़कर यहां क्यों आ गया। तो मेरे ऐसा पूछते ही मुकेश मुझसे कहता है कि वो तो आपको भी दिख ही रहा होगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। ये इस लाइट को क्या हुआ है, बीच बीच में अचानक से अंधेरा हो जाता है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी मुकेश ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसी तरीके से झपझपाहट की आवाज करते हुए वो फैक्ट्री की जो लाइट थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। अब जैसे ही वो फैक्ट्री की लाइट पूरी तरीके से बंद हुई तो वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा पसर गया था। उस चीज के होते ही मुकेश मुझसे कहता है कि मैं तो इतने अंधेरे में माल खाली नहीं कर सकता। अब जब उसने ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि अरे तू टेंशन मत ले, मेरे पास अपने केबिन में 2 टॉर्च रखी हुई हैं, तो मैं उन दोनों टॉर्च को दोनों तरफ पीछे की साइड में लगा देता हूं। उसके बाद तू आराम से माल खाली कर लेना।
उससे ऐसा कहकर उन दोनों टॉर्च को अपने केबिन से उठाकर मैं पीछे की तरफ जाता हूं और ट्रक के दोनों साइड में उनको सेट करके वापस से मुकेश को काम पर लगा देता हूं। हालांकि जब मैंने उन टॉर्च को वहां पर लगाया और जब उसको वापस से काम पर लगा दिया तो मुकेश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कि वो उस माल को उस वक्त खाली ही ना करना चाहता हो और मेरे द्वारा टॉर्च लगा देने के कारण उसको जबरदस्ती वो माल खाली करना पड़ रहा हो। पर मेरे लिए भी वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे आगे की डिलीवरी के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पर आया तो अपनी मर्जी से था, लेकिन अब मैं चाहकर भी वहां से अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता था। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे उस केबिन में आकर बैठने के कुछ ही देर बाद हल्का हल्का टॉयलेट लगने का एहसास होता है। जब मुझे टॉयलेट का एहसास हुआ तो मैं सोचता हूं कि यार, पिछले काफी लंबे टाइम से अपन ने कहीं पर भी रुककर टॉयलेट नहीं की है, तो अपन यही कहीं टॉयलेट करके आते हैं। यही बात सोचकर मैं भी अपने ट्रक के केबिन से फिर से नीचे उतर गया था और अब मैं उस फैक्ट्री में थोड़ा सा इधर उधर घूमकर कहीं पर बाथरूम देखने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मैं उस फैक्ट्री में थोड़ा सा पीछे की तरफ साइड में गया तो मुझे वहां पर एक साथ ही एक ही लाइन में 7 से 8 बाथरूम बने हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर मुझे लगा कि शायद इस फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर टॉयलेट वगैरह करने के लिए इन्हीं बाथरूम्स में जाती होगी। तो अब उन बाथरूम को वहां पर देखकर मैं काफी तेज कदमों के साथ उस तरफ जाने लगता हूं, क्योंकि जिस वक्त तक मैं अपने ट्रक के केबिन से उतरकर वहां तक गया था उस वक्त तक मुझे काफी जोरों से टॉयलेट लगने लगी थी। तो इसी वजह से मैं उन 7 से 8 टॉयलेट में से जो सबसे पहले वाला टॉयलेट था उसी में घुस जाता हूं। अभी मैं वहां उसके अंदर घुसते ही बड़े ही आराम से हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे उन्हीं टॉयलेट्स में से जिस पहले नंबर वाले टॉयलेट में घुसकर मैं टॉयलेट कर रहा था उससे लगभग मुश्किल से 3 से 4 टॉयलेट छोड़ने के बाद जो 5वें या 6ठे नंबर वाला टॉयलेट था उसमें से मुझे किसी की अजीब तरीके से सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ मेरे मन का वहम है, पर जब मैं पूरी तरीके से हल्का होकर फ्री हो गया था तो फिर मुझे एक बार दोबारा से बिल्कुल वैसे ही आवाज सुनाई देती है। अब जब मैंने उस आवाज को सुना तो इस बार उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि यार, कहीं किसी वर्कर ने किसी दूसरे वर्कर को गलती से टॉयलेट के अंदर बंद तो नहीं कर दिया है और शायद इसी वजह से वो जो कोई भी है वो अंदर की तरफ रो रहा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी फिर से तीसरी बार भी मुझे उसी तरीके से सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब तीसरी बार मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज को सुनकर मुझे इतना तो एहसास हो जाता है कि ये जो भी आवाज आ रही है ये किसी मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की आवाज है। अब उस आवाज को सुनकर जैसे ही मुझे ये यकीन हुआ कि ये सिसक सिसक कर रोने की आवाज किसी औरत की आवाज है तो मुझे लगा कि शायद जैसा मैं सोच रहा हूं बिल्कुल वैसा ही हुआ है। किसी गलत नियत वाले इंसान में इस फैक्ट्री में काम करने वाली इस औरत को दिन के वक्त टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया है। अभी मैं ये सब बातें उस टॉयलेट के अंदर खड़ा खड़ा ही सोच रहा था, मतलब उस वक्त तक मैं उस टॉयलेट से बाहर नहीं आया था। पर ये सब बातें सोचते ही मैं काफी जल्दी से उस टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ। पर जैसे ही मैंने उस टॉयलेट से बाहर अपने कदम रखे तो बाहर आते ही अब वो आवाज आना बंद हो गई थी। तो इसी चीज की वजह से मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर वो आवाज एग्जैक्ट कौन से टॉयलेट के अंदर से आ रही है, ताकि मैं ये देख सकूं कि वहां पर कौन है। पर मेरे द्वारा वहां पर 2 से 3 मिनट तक खड़े रहकर इंतजार करने के बावजूद भी जब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो फिर मैं उन टॉयलेट्स के जस्ट सामने की तरफ ही जो हैंड वॉश करने वाला लगा हुआ था वहां जाकर अपने हाथ धोने लगता हूं। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा हाथ धो ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे पीछे की तरफ से फिर से वैसे ही आवाज सुनाई देती है। और इस बार जैसे ही मुझे वो सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी तो उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाता हूं तो उस वक्त उस हाथ धोने वाले के ऊपर बिल्कुल चेहरे के सामने दीवार पर जो शीशा लगा हुआ था उस शीशे पर जैसे ही मेरी नजरें पड़ी तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर कुछ ऐसा था जो मेरी नजर पड़ने से पहले ही वहां से अचानक से गायब हो गया है। यानी कि मुझे मेरे मन में ऐसा एहसास हुआ कि मुझे वहां से एक अजीब सी शैडो उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर से गुजरती हुई नजर आई है, लेकिन मैं उतना ठीक तरीके से देख नहीं पाया था
कि आखिर वो क्या चीज थी, पर अब उस आवाज को दोबारा से सुनकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो जो सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही है वो शायद इस छठे नंबर वाले टॉयलेट के अंदर से ही आ रही है। इसी वजह से हाथ धोने के बाद मैं उस छठे नंबर वाले टॉयलेट के दरवाजे के बिल्कुल सामने जाता हूँ, और जैसे ही मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वाकई में उस टॉयलेट का जो दरवाजा था उसको किसी ने बाहर की तरफ से कुंडी लगा रखी थी। अब जैसे ही मैंने वो चीज देखी तो उस चीज के साथ साथ मैं बाकी के और जितने भी टॉयलेट्स के दरवाजे थे जब उनको देखता हूं तो उनमें से तो किसी के ऊपर भी बाहर की तरफ से कुंडी नहीं लगी हुई थी। अब ये चीज देखते ही अगर मेरी जगह भी वहां पर कोई दूसरा इंसान होता तो उसको भी इतनी बात तो समझ में आ जाती कि वास्तव में ही इस टॉयलेट के अंदर कोई है जिसको किसी ने बाहर की तरफ से कुंडी लगाकर बंद कर दिया है, और उस वक्त वो भी वही करता जो मैंने किया था। यानी कि जैसे ही मुझे फिर से वो सिसक सिसक कर रोने की आवाज उस टॉयलेट के अंदर से सुनाई देती है तो मैं जाकर उस टॉयलेट के दरवाजे की कुंडी हटा देता हूं। लेकिन कुंडी हटाने के बावजूद भी जब मैंने उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो दरवाजा खुलता नहीं है। उस चीज को देखकर मुझे ये लगता है कि शायद इस वक्त इस टॉयलेट के अंदर जो औरत है उसने भी डर के मारे अंदर की तरफ से कुंडी लगा ली है। तो यही बात सोचकर मैं बाहर की तरफ से उस टॉयलेट के दरवाजे को खटखटाता हूं, पर मेरे द्वारा कई बार खटखटाने के बावजूद भी अंदर की तरफ से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। और जब से मैंने वो कुंडी हटाई थी और दरवाजा खटखटाना स्टार्ट किया था तब से वो आवाज आना भी बंद हो गई थी जो अभी कुछ देर पहले मुझे किसी के रोने के रूप में सुनाई दे रही थी। पर पता नहीं तभी अचानक से ही उस दरवाजे को खटखटाते खटखटाते ही मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, और उस एहसास के साथ ही मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं कि यार सतीश, तू कर क्या रहा है? तू एक ऐसी अनजान जगह के ऊपर है जहां के बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है, और इस वक्त इस फैक्ट्री में 3 लोगों के अलावा और कोई चौथा शख्स मौजूद भी नहीं है, और जो तीसरा शख्स है वो तो इस वक्त अपने से काफी ज्यादा दूर है, और उसके तो होने का या फिर ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से शराब के नशे में चूर हैं। साथ ही जो मेरा खलासी मुकेश है वो मेरे से इस वक्त काफी दूर उस ट्रक में पीछे की तरफ सामान को खाली करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में मेरा यहाँ पर इस फैक्ट्री के इस सुनसान कोने में किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देना कहीं ना कहीं मेरे लिए ही ठीक नहीं है। यही बात सोचकर मैं उस दरवाजे से थोड़ा पीछे हट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई या फिर किसी औरत के साथ किसी ने यहाँ पर कुछ गलत करके उसको इस टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया है तो हो सकता है मैं ही इन सब चीजों में फंस जाऊं। यही बात सोचते हुए मैं हड़बड़ाहट में वहां से पीछे की तरफ हट जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ हटकर वहां से वापस आने लगता हूं तो अचानक से ही 1-2 कदम रखते ही मेरी नजर मेरे ही हाथ की हथेली के ऊपर जाती है, और जैसे ही मैं मेरे उस हाथ की हथेली की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरा वो हाथ पूरी तरीके से खून में सना हुआ है। उस चीज को देखते ही मैं सोचता हूं कि ये मेरे हाथ की हथेली पर किसका खून लग गया। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मुझे ध्यान में आता है कि मैंने इसी हाथ से उस टॉयलेट के दरवाजे की कुंडी को खोला था। अब जैसे ही मेरे ध्यान में ये बात आई तो मैं वापस से पीछे की तरफ पलटकर उस दरवाजे की कुंडी की ओर देखता हूं, और जब मैं उस कुंडी की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि सच में ही उस कुंडी के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। लेकिन जब मैं उसको खोल रहा था तो उस वक्त तो मेरा ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर था कि अंदर की तरफ कोई औरत बंद है। पर अब जैसे ही मैंने उस खून को अपने हाथ के ऊपर देखा तो मैं काफी ज्यादा डर गया था, और डर के मारे हड़बड़ाहट में मैं फिर से उस हाथ धोने वाले हैंड वॉश के सामने जाता हूं और वहां पर पानी से अपने हाथ की उस हथेली पर लगे हुए खून को साफ करने लगता हूं। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा अपने हाथ की हथेली पर लगे हुए उस खून को पानी से धोकर साफ कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार वो आवाज किसी की सिसक सिसक कर रोने की नहीं बल्कि अजीब तरीके से घुर्राने की थी। और जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज को सुनते ही जब मेरी नजर मेरी आंखों के ठीक सामने उस दीवार के ऊपर वो जो शीशा लगा हुआ था उस शीशे के ऊपर पड़ती है तो उस शीशे में मुझे मेरे ठीक पीछे उन टॉयलेट्स की जो छत थी वहां का नजारा दिखाई देता है। और जैसे ही मैं अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखता हूं तो मेरी वहीं की वहीं फटकर
विचित्र हो जाती हैं, क्योंकि जब मैंने उस शीशे में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। लेकिन वो औरत वहां पर एक अजीब सी पोजीशन में बैठी हुई थी, जैसे कि वो वहां से सीधा मेरे ऊपर ही कूदकर मेरे पर हमला करने वाली है। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हो कि वो उस वक्त वहां पर उकड़ू बंदर की तरह या फिर एक मकड़ी की तरह बैठी हुई थी। जब मैंने उसको वहां पर उस तरीके से बैठा हुआ देखा तो मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रात के उस वक्त उस इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर उस औरत का वहां पर होना कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत का न्योता था। अभी मैं उस शीशे में उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही नीचे की तरफ से पानी आना बंद हो जाता है, और जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास होता है तो मैं एक पल के लिए उस शीशे की तरफ देखना छोड़कर नीचे की तरफ, जहां मैं हाथ धो रहा था, उस तरफ देखने लगता हूं। पर जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो नीचे की तरफ देखकर तो मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कपकपाने लगे थे। साथ ही उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो कुछ था उसके ऊपर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल जैसे ही मुझे पानी बंद होने का एहसास हुआ और उस चीज के साथ ही मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो उस तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस पानी के नल से पानी नहीं बल्कि खून बहकर बाहर आ रहा है, और मैं उस खून में ही अपने हाथों को धो रहा था। पहले तो मैं सिर्फ अपने हाथ की हथेली पर लगे हुए खून को साफ करने के चक्कर में वहां पर अपने हाथों को धोने लगा था, लेकिन अब तो मेरे दोनों हाथ पूरी तरीके से ही एक अजीब से गाढ़े गाढ़े और काले रंग के खून में सन चुके थे। अब जब मैंने वो चीज देखी तो वहां पर उस वक्त क्या हो रहा था ये मुझे समझ में नहीं आता है, पर नीचे की तरफ वो खून देखने के साथ ही जब मेरी नजर वापस से उस शीशे की तरफ जाती है तो इस बार उस शीशे पर देखते ही मुझे दिखाई देता है कि अब उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर से वो औरत गायब है, यानी कि उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। पर जब मुझे शीशे में उन टॉयलेट्स के ऊपर वो औरत दिखाई नहीं दी तो मैं थोड़ी हिम्मत करके जब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर अपनी आंखों से उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर देखता हूं तो इस बार सच में ही वो औरत वहां से गायब थी। अब जैसे कि मैंने वो चीज देखी तो मैं सोचता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकलने में ही भलाई है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां पर वो जो सन्नाटा फैला हुआ था, उस सन्नाटे के बीच ही मुझे कुछ टपक टपक कर पानी की बूंद के जैसा गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं फिर से सामने की तरफ जो नल लगा हुआ था जहां मैं हाथ धो रहा था उस तरफ देखता हूं, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस नल में से ही आ रही थी। अब जैसे ही मैंने उस नल की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि अभी कुछ टाइम पहले जिस नल से पानी की जगह खून निकल रहा था और जो खून भी आना बंद हो चुका था, अब उसी नल से धीरे धीरे फिर से खून की बूंदें टपकने लगी थी, और इसके साथ ही जो उसके नीचे हाथ धोने वाला टप लगा हुआ था, अब उस टप का पानी भी नीचे जाना बंद हो गया था। हालांकि उस वक्त उसमें पानी नहीं बल्कि वो खून ही भरा हुआ था जो उस नल से निकल रहा था, और इसी वजह से जब उस नल से वो खून की बूंदें टपक रही थी तो नीचे गिरते वक्त उनकी उस सन्नाटे से भरी हुई फैक्ट्री के अंदर इतनी तेज आवाज गूंज रही थी जैसे कि वो एक बूंद की आवाज ही उस पूरे सन्नाटे को चीरती हुई बाहर की तरफ जा रही हो। लेकिन अब उन सब चीजों को देखने के बाद भी मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से निकलने की सोचता हूं। पर जैसे ही मैंने अपने एक दो कदम वहां से निकलने के लिए उठाए तो अचानक से ही वो जो 6 नंबर का जो बाथरूम था उसके अंदर की लाइट जल जाती है, और इस बात का पता मुझे तब चलता है जब जैसे ही वो लाइट जली और उस लाइट के जलते ही उस दरवाजे के ऊपर जो जाली लगी हुई थी उस जाली से वो रोशनी बाहर की तरफ आकर मेरे पैरों के सामने नीचे जमीन पर भी पड़ती है। उस रोशनी को वहां देखते ही जब मैं उस 6 नंबर वाले बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि सच में ही उस बाथरूम की लाइट अपने आप ही चालू हो गई थी। लेकिन मैंने तो ना ही तो किसी स्विच बोर्ड के बटन को दबाया था और ना ही मेरा कोई हाथ गलती से किसी बटन के ऊपर लगा था, तो फिर अब अपने आप ही उस बाथरूम की लाइट कैसे जल गई थी। पर अब उस लाइट को जले हुए मुश्किल से 5 से 7 सेकंड ही हुए होंगे कि तभी उस बाथरूम की लाइट भी उसी तरीके से अजीब से वाइब्रेशन की आवाज करते हुए झपझपाहट करने लगती है, जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले उस फैक्ट्री की पूरी लाइट झपझपाहट करते हुए बंद हो गई थी। अब जैसे ही वहां पर यह चीज हुई तो मैं उस चीज को भी नजरअंदाज करके वहां से निकलने की सोचता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलने की सोचता हूं
तो मुझे इस बार उस बाथरूम के अंदर से किसी औरत की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तो शायद उस औरत को नहीं देख पा रहा, लेकिन वो अंदर की तरफ जो कोई भी है वो मेरे को देख पा रही है और मेरे को इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ देखकर उसको मेरे ऊपर हंसी आ रही है। साथ ही मेरे को उस हालत में देखकर वो जोर जोर से मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस रही है। लेकिन अब जैसे ही मैंने उस आवाज को सुना तो मेरी बुरी तरीके से फटकर हाथ में आ गई थी और अब मैं वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता था। इसी वजह से मैं काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता हूं, पर जैसे ही मैं वहां से भागने का मन बनाता हूं तो अचानक से ही काफी तेज आवाज के साथ उस बाथरूम का जो दरवाजा था वो दरवाजा खुलकर दीवार से जाकर टकराता है। अब जैसे ही वो दरवाजा उतनी तेजी से खुलता है तो उस दरवाजे को खुलते ही मेरे अंदर उस तरफ देखने की हिम्मत तो नहीं थी कि आखिर उस दरवाजे को किसने खोला है और इतनी देर से इस बाथरूम के अंदर कौन सी औरत थी। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले शुरुआत में बताया था कि बहुत बार इंसान इस जिज्ञासा के अंदर पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, और वो उस जिज्ञासा के चलते ही उस चीज को देखने की कोशिश करता है जो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और ऐसा ही कुछ उस वक्त मैं भी कर देता हूँ, ये जानते हुए भी कि वहां पर मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे उस शीशे के अंदर उन टॉयलेट्स की छत के ऊपर एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई दी थी। इन सब के बावजूद भी मैं अपनी गर्दन को हल्का हल्का पीछे की तरफ घुमाकर उस 6 नंबर वाले टॉयलेट की तरफ देख लेता हूं, जिसका दरवाजा इतनी देर से अंदर की तरफ से बंद था। पर जैसे ही मैं उस तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो बाथरूम तो अंदर की तरफ से पूरा का पूरा खाली है, यानी कि उस वक्त उसके अंदर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही मुझे वो बाथरूम पूरी तरीके से खाली दिखाई देता है तो खाली दिखाई देते ही उसकी जो लाइट जली हुई थी वो लाइट फिर से उसी तरीके से झपझपाहट करने लगी थी। और जब वो लाइट उस तरीके से झपझपाहट कर रही थी और बीच बीच में 1 से 2 सेकंड के लिए उस बाथरूम के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा हो रहा था, तो उस अंधेरे के होते ही मुझे उस बाथरूम के अंदर एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे कि उस वक्त वहां पर कोई खड़ा हुआ हो। लेकिन वो जो कोई भी था शायद वो उस लाइट की रोशनी में मुझे दिखाई नहीं दे सकता था, बल्कि वो तो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई दे सकता था। इसी वजह से जब बीच बीच में कुछ देर के लिए उस बाथरूम के अंदर अंधेरा हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बाथरूम के अंदर कोई औरत खड़ी हुई है जिसने की एक फटी पुरानी सी साड़ी पहन रखी है और जिसके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं, लेकिन उसके सिर के एक तरफ से काफी सारा खून बहकर उसके चेहरे पर सामने की तरफ आ रहा था। पर वो जो कोई भी थी मैं उसको ठीक तरीके से देख नहीं पाता हूं, क्योंकि वो लाइट बार बार झपझपाहट कर रही थी और उसी झपझपाहट के बीच में उस बाथरूम के अंदर जैसे ही लाइट जलती थी तो उस लाइट के जलते ही वो मुझे दिखना बंद हो जाती थी। हालांकि वो जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा था मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था और मन में ये था कि मैं वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग लूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वहां पर रुका हुआ था और तभी देखते ही देखते उसी तरीके से झपझपाहट करते करते ही अचानक से उस बाथरूम का जो दरवाजा था वो इतनी तेजी से आवाज करते हुए बंद होता है कि जैसे उसको किसी ने जानबूझकर बहुत तेज धक्का देकर बंद किया हो। उस वक्त जैसे ही वो दरवाजा उतना तेज बंद हुआ तो उसके उतना तेज बंद होते ही उसके बंद होने की जो आवाज थी वो उस पूरी की पूरी फैक्ट्री में गूंज जाती है। अब एक पल के लिए तो 2 से 3 सेकंड के लिए वो दरवाजे के बंद होने की आवाज गूंजे ही थी कि तभी दूसरे ही पल मुझे मेरा जो खलासी मुकेश था उसकी अचानक से बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मुझे वो चीखने की आवाज सुनाई देती है तो मैं काफी तेजी से दौड़ते हुए उस तरफ जाता हूं जहां पर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था और जहां मुकेश उस ट्रक में जो माल था उसको खाली कर रहा था। पर जैसे ही मैं भागते हुए उस तरफ गया तो भागते भागते ही जैसे ही मेरी नजर मेरे ट्रक के ऊपर पड़ती है तो मेरे भागते हुए कदम वहीं की वहीं रुक जाते हैं। और उस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देख रहा था उसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैं उस तरफ भागते हुए जाता हूं तो भागते भागते ही मुझे दिखाई देता है कि अंधेरे में मेरे ट्रक के ऊपर कुछ लटका हुआ है और वो जो कुछ भी लटका हुआ था वो अजीब तरीके से हिल रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं ठीक तरीके से कुछ देख पाता कोई बहुत भारी भरकम चीज मेरे पैर से टकराती है और मैं वहीं की वहीं मुंह के बल गिर जाता हूं।
लेकिन जैसे ही मैं मुंह के बल गिरता हूं तो मेरा जो मुंह था वो एक लोहे की किसी नुकीली चीज के ऊपर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वहां गिरते ही मेरा एक तरफ का जो होंठ था वो बुरी तरीके से कट जाता है और मेरी आंख के ऊपर भी चोट लग जाती है। उस वक्त वहां गिरते ही मुझे इतना भयंकर दर्द हुआ था कि कुछ पल के लिए तो मैं अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाकर वहीं की वहीं बैठ गया था। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरे तो दोनों हाथों पर खून लगा हुआ था और शायद अब वो खून मेरे चेहरे के ऊपर भी लग गया है। पर जैसे ही मैंने अपने हाथों को हटाकर फिर से देखा तो अंधेरे में मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था उसमें मैं देखता हूं कि अब मेरे उन हाथों पर जो पहले से खून लगा हुआ था वो तो थोड़ा बहुत सूख गया था, लेकिन अब बहुत ताजा ताजा खून मेरे हाथों की हथेलियों पर लगा हुआ था और वो खून मेरे उस कटे हुए होंठ से ही निकल रहा था जहां मुझे काफी तेज दर्द भी हो रहा था। इसके साथ ही मेरी एक आंख पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं अंधेरे में किसी ऐसी नुकीली चीज के ऊपर टकरा कर गिरा था जहां गिरते ही मेरे चेहरे पर काफी ज्यादा चोट आ गई थी। लेकिन फिर भी मैं उठकर जब दोबारा से मेरे ट्रक की तरफ देखता हूं तो अब मेरे ट्रक के ऊपर जो चीज लटकी हुई थी और वहां लटकते हुए जो अजीब तरीके से हिल रही थी, अब वो हिलना बंद हो गई थी। पर इस बार वो जो कुछ भी था वो मुझे गौर से देखने पर अच्छी तरीके से दिखाई दे जाता है और उसको देखते ही मेरे मुंह से एक इतनी भयंकर चीख निकलती है कि उस वक्त उस पूरी फैक्ट्री में मेरी वो चीख गूंज गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने और कुछ नहीं बल्कि मेरे ट्रक के ठीक ऊपर उस फैक्ट्री की छत से लोहे की चेन के बल मेरे खलासी मुकेश की लाश ही लटकी हुई थी। उस वक्त वो जो लोहे की चेन थी वो उसके गले में चारों तरफ लिपटी हुई थी और वो वहां पर फांसी के फंदे के बल लटका हुआ था। अब जब मैंने उसको वहां पर उस तरीके से ही लटका हुआ देखा तो मुझे लगा कि शायद वो जो कुछ भी था उसने मेरे से पहले मुकेश को अपना शिकार बना लिया है, क्योंकि जब मैं वहां पर उस तरफ भागकर आया था तो उस वक्त तो मुकेश का जो शरीर था वो हिल ही रहा था। इसका मतलब शायद मेरे वहां आने से कुछ सेकंड पहले ही उसको किसी ने वहां पर उस तरीके से लटकाया था। लेकिन ये सब चीजें हो जाने के साथ साथ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और मैं इतनी भयंकर तरीके से चीख चुका हूं तो उसके बावजूद भी बाहर की तरफ गेट पर वो जो गार्ड हैं वो अंदर क्यों नहीं आया? क्या उसको अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? अभी मैं मेरे मन ही मन में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरे ट्रक के पीछे से फिर से मुकेश की ही आवाज में कराहने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं सोचता हूं कि मुकेश तो मेरी आंखों के सामने फांसी के फंदे के बल लटका हुआ है, तो फिर ये पीछे की तरफ से मुकेश की आवाज में कौन करा रहा है? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही जो मुकेश लोहे की चेन के बल फांसी के फंदे से मेरे ट्रक के ऊपर लटका हुआ था वो उस फांसी के फंदे पर लटका लटका ही जोर जोर से हंसने लगता है। उस वक्त उसकी जो हंसी थी वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। डर के मारे मेरी इतनी बुरी हालत खराब हो गई थी कि मैं कुछ सोच या समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मेरी जगह वहां पर और कोई भी होता तो उसको भी इस बात की वजह से काफी ज्यादा अचंभा होता कि जो इंसान गले में चैन लिपटे हुए फांसी के फंदे के बल लटका हुआ है वो किसी जिंदा इंसान की तरह कैसे हंस सकता है। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से लंगड़ाते हुए मेरे ट्रक के पीछे की तरफ जाता हूं और जैसे ही मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा जो खलासी मुकेश है वो अपना सिर अपने दोनों घुटनों के बीच में देकर एक जगह पर दुबक कर बैठा हुआ है और वहां पर उस तरीके से करहा करहा कर रो रहा है। पर अब उसको वहां देखते ही मैं मेरे मन में सोचता हूं कि अगर मुकेश यहां पर है तो फिर वो ऊपर की तरफ जो लटका हुआ है वो कौन है? यही बात सोचते हुए जैसे ही मैं मेरे ट्रक के ऊपर फिर से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे ट्रक के ऊपर इतनी देर से जो मुझे मुकेश के रूप में लटका हुआ दिखाई दे रहा था वो मुकेश नहीं बल्कि वही औरत थी जो कुछ पल के लिए मुझे उन बाथरूम के सामने लगे हुए शीशे पर दिखाई दी थी। लेकिन तभी मैं मुकेश से कहता हूं कि मुकेश भाग यहां से। अब जैसे ही मैंने उससे ये बात बोली तो मुकेश अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखता है और जैसे ही मुकेश मेरी तरफ अपना चेहरा उठाकर देखता है तो उसके चेहरे को देखते ही एक बार फिर से मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल गई थी, क्योंकि जैसे ही मुकेश मेरी तरफ देखता है तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त जो मुकेश वहां पर
अपने घुटनों के बीच में अपना सिर देकर बैठा हुआ था, वो मुकेश मुकेश नहीं बल्कि कुछ और ही था। क्योंकि उसका जो चेहरा था वो इतना ज्यादा डरावना था कि उस वक्त उसको देखकर मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयंकर हो रहा है। क्योंकि मुकेश की आंखें पूरी तरीके से सफेद सफेद चमक रही थी और उसके चेहरे पर काफी सारा खून लगा हुआ था। अब वो चीज देखते ही मैं मुकेश को भी वहीं की वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के चक्कर में उस फैक्ट्री से बाहर की तरफ भागता हूं और भागते भागते मैं उस फैक्ट्री का जो मेन गेट था उस गेट तक पहुंच जाता हूं। अभी मैं उस गेट के पास में पहुंचा ही था कि तभी मुझे बाहर सड़क की तरफ से मुकेश अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही मैं उसको वहां देखता हूं तो मेरे दौड़ते हुए कदम वहीं की वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि अब मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि पीछे की तरफ 2 बार जहां पर मुझे मुकेश दिखाई दिया था तो कहीं इस तीसरी बार भी ये मुकेश की जगह और कोई तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुकेश को देखकर कुछ बोल पाता, मेरे को देखकर मुकेश कहता है कि अरे उस्ताद, ये आपको इतनी चोट कहां से लग गई? आप तो पीछे की तरफ टॉयलेट करने गए थे। अब उसके ऐसा कहते ही मैं हकलाते हुए उससे कहता हूं कि तू यहां क्या कर रहा है? तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि मैं तो उस गार्ड को ढूंढने गया था जो यहां पर बैठा हुआ था, लेकिन वो तो मुझे कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा। अब उसके ऐसा कहते ही मैं फिर से दर्द भरी करहाती हुई आवाज में उससे कहता हूं कि तू गार्ड को क्यों ढूंढ रहा था? तो मेरे ऐसा पूछने पर मुकेश मुझसे कहता है कि अरे वो ट्रक में ऊपर की तरफ जो सामान रखा हुआ है वो मेरे अकेले से उतारा नहीं जा रहा था, तो उसके लिए मुझे एक सीढ़ी की जरूरत थी। तो मैं यही बात पूछने के लिए गार्ड को ढूंढ रहा था कि इस फैक्ट्री में कहीं पर कोई सीढ़ी मिलेगी जिससे मैं उस सामान को उतार सकूं। अब मुकेश के ऐसा कहते ही मैं उससे उसकी बात का कोई भी जवाब देने के बजाय उसके पैरों की तरफ देखता हूं। क्योंकि मैंने कई बार सुना था कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, पर जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसके पैर तो बिल्कुल मेरी तरह ही आगे की तरफ हैं। तो फिर उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़कर उससे कहता हूं कि मुकेश, अगर जान बचानी है तो भाग ले यहां से। अब उसको लेकर मैं उस फैक्ट्री से उस सड़क पर भागता हुआ काफी दूर आ गया था और बाहर आकर अंदर की तरफ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैं वो सारी बात उसको बताता हूं। मेरे मुंह से वो बात सुनते ही डर के मारे मुकेश की भी हालत खराब हो गई थी। लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि उस्ताद, आप उन सब चीजों को छोड़ो और सबसे पहले आपका इलाज करवाना जरूरी है। क्योंकि उस वक्त मेरे उस कटे हुए होंठ से और मेरी आंख के ऊपर से काफी सारा खून निकल रहा था। फिर हम लोग किसी तरीके से किसी क्लिनिक को ढूंढकर वहां पर मेरे उस कटे हुए होंठ पर टांके वगैरह लगवाते हैं और उसके बाद सुबह होते ही जैसे ही मेरे मालिक का मेरे पास फोन आया तो मैं उनको भी वो सारी बातें बताता हूं जो मेरे साथ वहां उस फैक्ट्री में हुई थी। पर मिले मालिक ने मेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझसे कहा कि मेरे पास तो कल रात को तुम्हारा एक भी फोन नहीं आया था। अब उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब बात है। मैंने तो मेरी तरफ से कम 10 से 15 बार फोन किया था, लेकिन फिर उनके पास फोन गया क्यों नहीं? इसके साथ ही हमारे साथ वहां पर जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में जब हमने उस क्लिनिक वाले को बताया तो उस क्लिनिक वाले ने हम लोगों को बताया कि तुम लोग गलत फैक्ट्री के अंदर चले गए थे। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि जिस आदमी की फैक्ट्री में तुम वो सामान लेकर आए हो उस आदमी की फैक्ट्री तो यहां से 2 किलोमीटर दूर है। हालांकि जिस फैक्ट्री में इस वक्त तुम लोग अपने ट्रक को लेकर चले गए थे वो फैक्ट्री भी उसी आदमी की ही है। लेकिन उस फैक्ट्री में कुछ साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उस आदमी ने उस फैक्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था और उसकी जगह उसने उस फैक्ट्री को वहां से 2 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पर ओपन कर लिया है। अब जब उस क्लिनिक वाले ने हमसे ये बात कही तो हम लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उस फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या हुआ था? तो उसने हम लोगों को बताया कि एक बार नाइट शिफ्ट में काम करने वाली एक औरत के साथ इस फैक्ट्री के अंदर जो गार्ड काम करता था उसने कुछ गलत काम कर दिया था, जिसके बाद उस औरत ने उसी फैक्ट्री के अंदर अपनी जान दे दी थी। और उस औरत के मरने के कुछ ही दिनों बाद एक बार अजीब तरीके से उस गार्ड की भी वही उसी फैक्ट्री के अंदर मौत हो गई थी। उसके बाद ज्यादा दिनों तक इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी शख्स काम नहीं कर पाया था, जिसके चलते मजबूरी में इस फैक्ट्री का जो मालिक था उसको इस फैक्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा था। अब उस क्लिनिक वाले आदमी की ये बात सुनकर हम लोग काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं, क्योंकि जब हमने उस इंडस्ट्रियल एरिया में घुसने के बाद एक जगह पर रुककर एक औरत से उस फैक्ट्री का पता पूछा था तो उस औरत ने हमें
इसी जगह पर आने के लिए कहा था। इसका मतलब शायद वो उसी औरत की भटकती हुई आत्मा थी जो हर ट्रक ड्राइवर को गलती से उस फैक्ट्री के अंदर भेज देती है और उसके बाद उसके साथ कुछ वैसा ही होता है जैसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन उस दिन तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम लोग बच गए, वरना उस दिन तो हमारा मरना तय था। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहानी की शुरुआत में कहा था कि बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना ही इंसान के लिए ठीक रहता है। अब अगर उस दिन हम लोग उस औरत से रास्ता ना पूछते और अपनी मर्जी से ही रास्ता ढूंढते हुए आगे की तरफ निकल जाते तो हम लोग उस भूतिया फैक्ट्री तक कभी पहुंचते ही नहीं और ना ही हमारे साथ वहां पर वो सब कुछ होता। और अगर हम लोग वहां पहुंच भी गए थे तो उस बाथरूम के अंदर से वो जो आवाज आ रही थी मैं उसको नजरअंदाज करके वहीं की वहीं से वापस आ जाता तो भी शायद मेरे साथ कुछ नहीं होता। पर वो कहते हैं ना कि बहुत बार बहुत सी चीजों के ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है, होता वही है जो होना होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले अयाज खान, फिजा खान और अजहान खान हैं यूपी से, अजय कुशवाहा हैं यूपी से, दिलीप छेत्री हैं कोलकाता से, दीपक शर्मा हैं त्रिलोकपुरी से, प्रियंका उपाध्याय हैं दिल्ली से, छोटे लाल हैं बिहार से, राजेश और आरोही हैं तारानगर राजस्थान से, नितिन हैं दिल्ली से, सुरेंद्र भाई हैं दिल्ली से, सरिता चौधरी हैं नेपाल से, सचिन हैं समस्तीपुर से, पिंटू और अनीता हैं बिहार से, सोनिया सागर और निरावा सागर हैं यूपी से, विशाल यादव हैं अयोध्या से, गोवर्धन पवार हैं मध्य प्रदेश से, अमन जोशी हैं प्रयागराज से, शिवा हैं नेपाल से, सहजाद बाबर हैं लाहौर से, विमल हैं जरकपुर से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, विष्णु हैं नारायणपुर से, सौरभ सिंह हैं जम्मू कश्मीर से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, राजेश कुमार हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, पार्वती छलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, पिंटू हैं बिहार से, तेजवाली खान और मुस्तफा खान हैं इंग्लैंड, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, अवनीत हैं जालंधर सिटी पंजाब से, मानसी सिंधल हैं लुधियाना पंजाब से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, कुलवेंद्र हैं लुधियाना पंजाब से, शरीफ हैं सूरत से, अजित हैं ऑस्ट्रेलिया से, अब्दुल्ला शाह हैं कुवैत से, रोशिफ हैं निर्मलपुर से, अबिद शाह और लाइबा नूर हैं फैसलाबाद से, राजमान नूर हैं महाराष्ट्र से, पंकज हैं यूपी से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजुल्ला हैं यूपी से, कुंसांग हैं भूटान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, सुस्मिता यादव हैं आजमगढ़ से, एलिजाबेथ हैं ओडिशा से, नूर अफसाना हैं झारखंड से, सलमान अंसारी और मुस्कान हैं मुंबई से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, अमित अर्चाना हैं ओडिशा से, विशाल बघेल हैं भोपाल से, गोलू भगोरिया हैं भोपाल से, सूरज और कविता राजभार हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अंशु कुमार और बब्बिता कुमारी हैं फिरोजाबाद से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, अनिल प्रजापति हैं झालवाड़ से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, सीमा हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, विभा पवन हैं धनबाद झारखंड से, सुशील राय नई दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, मंसूरा हैं यूके से, गगन जाटव हैं मऊ से, शबनम गोपे हैं अलीपुरडोर से, संतोष यादव हैं छत्तीसगढ़ से, धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, एमडी सेम हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, परशुराम हैं पंजाब से, शाहबाज खान हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, हरेंद्र और कोमल हैं छत्तीसगढ़ से, राई स्टार हैं छपरा बिहार से, विशाल बिस्ट हैं नेपाल से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, अर्जुन सोलंकी हैं मध्य प्रदेश से, शुभम
अभि, नीलम और सुरेंद्र हैं प्रयागराज से, युवराज हैं सीजी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, निसार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, भुवनेश कुमार हैं पनवेल हरियाणा से, पल्लाब हैं असम से, माजिद हैं मालदीव से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शाहरण हैं यूपी से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, प्रेम हैं गुजरात से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, सागर चंद्राकर हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, अंकुर ढेखा हैं मंगोलिया से, अयाज हैं उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत गिरी हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, सतीश कुमार हैं प्रतापगढ़ से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, डी के बोरो हैं असम से, शेख अजीज हैं तेलंगाना से, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, टिंकू मोटू हैं पटियाला से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, नासिर टोआ हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आकाश सिंह हैं अयोध्या से, करण हैं आजमगढ़ से, बल्लू हैं बिहार से, आकाश पाटिल हैं भोपाल से, कमल कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, यश गुप्ता हैं इंदिरा नगर उज्जैन से, रोहित सिंह हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, ऋतु ईश्वरी पल्लवी चांदनी आदित्य और मंजुलता हैं उड़ीसा से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, देवी हैं यूके से और सबसे लास्ट में राजेश कन्हार हैं उड़ीसा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।